માટે પણ ડેઝ હાઈ જ છે. 775 76 ના માર્ક્સ ટચ કરી રહ્યા છે. નિફ્ટી બેંક માટે ડેઝ હાઈ 37,743, બિલકુલ ત્યાં જ છે. તો નિફ્ટી અને બેંક નિફ્ટી ડેઝ હાઈ પ્લસ ઓલ ટાઈમ હાઈઝ અત્યારે કોટ થતા નોટિસ કરી રહ્યા છીએ. આપણે ધ્યાન રાખતા રહીશું. આગળ વધીએ. આજે આપણી સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે KEI ઇન્ડસ્ટ્રીઝના મેનેજમેન્ટ છે. હવે કંપની તરફથી અહીં આગળ જે કોપર પ્રાઇસીસને લઈને કમેન્ટ્સ બનતી દેખાઈ રહી છે, પેન્ટઅપ ડિમાન્ડને લઈને કમેન્ટ્સ બની રહી છે, એની પર આપણે ડિસ્કશન કરવાના છીએ. એઝ ઓફ નાઉ જે પ્રમાણે જોઈ રહ્યા છે, કંપનીના જે લાસ્ટ ક્વાર્ટરના રિઝલ્ટ્સ આવતા દેખાયા હતા એની અંદર રેવન્યુઝમાં 36% ઉછાળો, ઇન ટર્મ્સ ઓફ પ્રોફિટ લગભગ 70% ઉછાળો વિટનેસ કર્યો છે. બટ મેનેજમેન્ટની પાસેથી જાણી લઈએ સેક્ટોરલ આઉટલુક કેવું બની રહ્યું છે. આપણી સાથે KEI इंडस्ट्रीज CMD अनिल गुप्ता जोड़ाई चुका है. हाय सर, शुक्रिया मेरे साथ आज जुड़ने के लिए. वेरी गुड आफ्टरनून. सबसे पहले मैं डिमांड सिनारियो से शुरुआत करना चाह रही थी क्योंकि हम लोग जानते हैं डिमांड सिनारियो में काफ़ी रिपोर्ट्स भी पढ़ रही थी जिसमें ये बता रहे थे कि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव बन रहा है क्योंकि पेंटअप डिमांड का तो एक असर होगा ही, साथ ही रिलेटिव जो सेक्टर की डिमांड है वो भी ट्रांसलेट होकर आती हुई देख पाएंगे. एसोसिएटेड सेक्टर्स में रियल एस्टेट की डिमांड पिकअप हो रही है, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो रिकवरी देख रही है, इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने में मिलेगा. आपकी तरफ से ग्राउंड लेवल चेक किस तरीके से चीजें वर्कआउट हो रही है, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. ये बिल्कुल ठीक है. जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो डिमांड है और जो रियल एस्टेट की डिमांड है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है और जो काफ़ी पेंटअप डिमांड भी है इसमें. तो जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, जो काफ़ी टाइम से एग्जीक्यूशन में नहीं आ रहे थे, तो वो सब अब आने शुरू हो गए हैं और इंक्वायरी लेवल और डिमांड जनरेशन इज क्वाइट गुड. ओके, अग्रीड सर. अब सर क्योंकि हम लोग पिछले कुछ महीनों से इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं वहाँ से भी थ्रस्ट देख रहे हैं. स्मार्ट सिटी को लेकर तो अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हुई थी, लेकिन PLI स्कीम की वजह से इंडस्ट्री के अंदर आप कैसा मूव देख रहे हैं? नेक्स्ट 2 to 3 years की बात कर लें, किस तरीके से ये वर्कआउट होते हुए देखेंगे? ग्रोथ पैरामीटर्स किस तरीके से मल्टीप्लायर इफेक्ट देंगे? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं. दोनों ही चीज़ें हमारी इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव हैं. एक तो जो स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बूस्ट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, और जो PLI स्कीम है दैट विल ब्रिंग कैपेक्स इन न्यू मैन्युफैक्चरिंग सेटअप and which will create demand for our products and also will create lot of new employment. And इसका जो है सर्कुलर इफेक्ट होता है, बिकॉज जब नई इंडस्ट्रीज आती हैं तो उससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो फिर फर्दर डिमांड जनरेट करते हैं. ओके, अग्रीड सर. और साथ ही इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक वो किस तरीके से वर्कआउट हो रही है? कुछ फिगर्स आप मेरे साथ अगर शेयर कर पाएं. FY22 में एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर्स कितने हैं, किस तरीके से शेप अप हो रहा है? FY22 के एंड तक बात करने जाए किस तरीके से देखेंगे? अभी हमारी ऑर्डर बुक पोजीशन 3100 करोड़ रुपए के करीब है और ये EPC के ऑर्डर्स जो हैं, एक्चुअली मैंने पिछले इंटरव्यूज में भी कहा है कि हमारा EPC से थोड़ा सा EPC को हम डीग्रो कर रहे हैं, तो हम उसको 500 करोड़ तक लिमिट कर रहे हैं. तो उस वजह से जो ऑर्डर बुक है वो ऑर्डर बुक बहुत ज़्यादा फिगर्स में नहीं दिखेगी, लेकिन जो हमारा रिटेल सेगमेंट है वो हमारा 37 से 40% आने की उम्मीद है इस साल. और रिटेल में क्या होता है कि मटेरियल स्टॉक से डिस्पैच होता है, तो उसमें ऑर्डर बुक नहीं होती. जो ऑर्डर आता है हफ्ता 10 दिन में वो एग्जीक्यूट हो जाता है. ओके, अग्रीड सर. अच्छा, सेगमेंटल के बारे में जो आप बता रहे थे, B2C बिजनेस और केबल्स बिजनेस, इसके ऊपर क्या प्लान्स हैं, आगे क्या स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं आप? एक आइडिया अगर दे पाएं. जो B2B बिजनेस है हमारा, जिसमें हम वायर्स एंड केबल्स सप्लाई करते हैं प्रोजेक्ट्स को या EPC कॉन्ट्रैक्टर्स को, वो भी इक्वल लेवल से ही ग्रो हो रहा है और अप्रॉक्सीमेटली मैं उम्मीद करता हूं कि 20% प्लस ही इस साल ग्रोथ आएगी. और सिमिलरली जो रिटेल जो है, रिटेल इज ग्रोइंग बाय अराउंड 35%. तो ओवरऑल एंड EPC को थोड़ा हमने लिमिट किया है. एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल जो है वो भी रफली वो
जो पिछले साल का लेवल था वही हम मेंटेन करेंगे, रफली 450 से 450 करोड़ रुपए, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा टर्न की प्रोजेक्ट्स का सेगमेंट रहता है। तो जो ओवरऑल मैं देखता हूं कि 20% प्लस हमारा ईयरली इस साल ग्रोथ रहना चाहिए पिछले साल के मुकाबले। ओके, अग्रीड सर। अब अच्छा, इन टर्म्स ऑफ कॉपर प्राइसेस, इसके ऊपर मुझे थोड़ा और डिस्कशन इसीलिए भी करना है क्योंकि पिछले 2 या 3 महीनों में काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस इन्फ्लेट हो चुके हैं। इसका मार्जिन्स के ऊपर कितना रिलेटिव इफेक्ट होगा? प्राइसिंग सिनारियो की अगर बात कर ले तो वहाँ पे किस तरीके से ये अफेक्ट होता हुआ देखेंगे? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं, और साथ ही इसको कम्बैट करने के लिए आप क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहे हैं? तो कॉपर के प्राइसेस से जो P&L पे इम्पैक्ट आना था वो तो ऑलरेडी वो टाइम क्रॉस हो चुका है, बिकॉज कॉपर पीक्ड इन मई। उसके बाद इट इज नाउ हॉवरिंग अराउंड बिटवीन $9,000 to $9,500 LME। तो जो $10,500 LME हुई थी मई के अंदर, तो ऑलरेडी जो भी ऑर्डर्स बुक थे या वो सब उनका मार्जिन्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज हम लोग जितने भी ऑर्डर्स होते हैं B2B में या किसी भी लेवल पर, उनका या तो कमोडिटी को हेज करते हैं या फिर उतना मटेरियल स्टॉक में रखते हैं। तो कमोडिटी का, कॉपर मेटल्स का या दूसरी किसी भी कमोडिटी का हम रिस्क नहीं लेते हैं। अग्रीड सर। अच्छा, Q1 में मुझे याद है आपने अग्रेसिवली जो फोकस किया था वो फाइनेंस कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए किया था, और साथ ही दूसरा एक फैक्टर जिसकी वजह से रेटिंग्स के अंदर कांस्टेंट अपग्रेड्स हम लोग देख रहे हैं, वो डेट रिडक्शन का आपका जो स्ट्रैटेजी है उसकी वजह से देख रहे हैं। अब FY22 के एंड तक बात करें तो ये स्ट्रक्चर और कितना इम्प्रूव होगा? फाइनेंस कॉस्ट कितने और कम हो पाएंगे? एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाएं, मैं क्या एक्सपेक्ट करूं? FY22 के एंड तक मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो डेट लेवल है वो ऑलमोस्ट नेट डेट जो है 50 से 100 करोड़ के बीच में रह सकता है, इंक्लूडिंग चैनल फाइनेंस एंड इंक्लूडिंग एक्सेप्टेंसेस। बेसिकली जो क्रेडिटर थे लेटर ऑफ क्रेडिट्स के अगेंस्ट, वो हमने काफी बड़ी वैल्यू के रिड्यूस किए हैं, रफली 500 करोड़ के रिड्यूस किए हैं। तो एक तो क्रेडिटर्स कम हुए हैं और दूसरा नेट डेट भी कम हुआ है। तो जो फाइनेंस कॉस्ट है इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस एंड बैंक गारंटी चार्जेस, वो मैं उम्मीद करता हूं कि टर्नओवर का रफली 1% के से नीचे ही रहने की उम्मीद है। अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट्स के लिए तो हम काफ़ी फैक्टर्स की बात कर रहे थे जो पॉजिटिवली वेल पोजीशंड है सेक्टर को पूरा बेनिफिट करने के लिए, एक्सपोर्ट मार्केट में प्राइसिंग किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक मार्केट्स? एक अपॉर्चुनिटीज जो बन रही है उसके ऊपर आप मुझे डिटेल दे पाएं? एक्सपोर्ट सिनेरियो काफी अच्छा है। हम इस साल लास्ट ईयर एक्चुअली हमारा बेस इफेक्ट काफी ज्यादा था, बिकॉज हमने एक डंगोटे ऑयल रिफाइनरी का 450 करोड़ रुपए का एक सिंगल ऑर्डर 19-20 में और फाइनेंशियल ईयर 20-21 में एग्जीक्यूट किया था, तो उसका थोड़ा सा बेस इफेक्ट ज्यादा था। बट इस साल भी जो हमारी नॉर्मल एक्सपोर्ट्स रहती थी उससे ज्यादा ही हम उम्मीद करते हैं कि 600 से 700 करोड़ रुपए के करीब एक्सपोर्ट हमारा रहेगा। और हम कई नए कंट्रीज के ऊपर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक्सपोर्ट अगले फाइनेंशियल ईयर से काफी ज्यादा बढ़ेगा। इस साल एक्सपोर्ट हम नहीं बढ़ा पाए बिकॉज ट्रैवलिंग कहीं पर भी नहीं हो पा रही है, और ट्रैवलिंग ना होने से जो नया कस्टमर बेस है वो डेवलप नहीं हो पाया। अग्रीड सर। अच्छा, ये जो आप ओवरऑल नए जियोग्राफीज के अंदर एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपकी स्ट्रैटेजी समझना भी चाह रही थी। ये क्या एक्सपेंशन प्लान्स रहेंगे? और क्योंकि कैपेसिटी एडिशन को लेकर भी जो हाई टेंशन है, EHP केबल्स है, उसके अंदर आप स्ट्रैटेजाइज तो कर रहे थे, तो केपेक्स किस तरीके से वर्कआउट होगा? हम अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और मिडल ईस्ट में जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं उनमें हम अपना नए कस्टमर बेस के ऊपर वर्क कर रहे हैं और काफी एग्रेसिवली वर्क कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी एरिया से
हमें 25 से 30% की एक्सपोर्ट ग्रोथ मिलेगी। जहां तक नई इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है, नई कैपेसिटीज का सवाल है, थोड़ा बहुत हम हर प्लांट के अंदर डी बॉटलनेकिंग करके हर साल 5 से 7% कैपेसिटी बढ़ाते हैं। और एक 700 से 800 करोड़ रुपए का हमारा नया ग्रीनफील्ड कैपेक्स का प्लान है, जो इस साल के एंड तक हम, जिसका दिसंबर तक हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। और वो एक नई कैपेसिटी हमारी अगले 1.5 से पौने 2 साल के अंदर आ जाएगी। और ये जो कैपेक्स है ये हम पूरा अपने इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, और ये जो पूरा खर्चा है ये 3 से 4 साल के भीतर होगा। अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन बॉटम लाइन, वहां पे किस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं FY22 के एंड तक? क्योंकि मार्जिन्स के बारे में तो हम लोगों ने बातचीत की, आपने बताया जो कॉपर के प्राइसेस के अंदर इजाफा दिख रहा है वो क्योंकि आपने हेज कर लिया है इतना अफेक्ट नहीं होगा। टॉप लाइन बॉटम लाइन के फ्रंट पे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मैं टॉप लाइन का जो एक्सपेक्टेशन है वो रफली 20% से के करीब हमारा ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है कंपेयर टू लास्ट फाइनेंशियल ईयर, और इससे कुछ ज़्यादा ही हम गेन हो पाएगा। और बॉटम लाइन जो है जहाँ 11 to 11.5% का EBITDA हमें एक्सपेक्टेड।